नमस्कार। नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जो अक्सर थोड़ा उलझा हुआ सा लगता है। हाँ, प्रारंभिक मध्यकाल या जिसे हम अर्ली मिडीवल पीरियड कहते हैं। बिल्कुल, ये वो समय था जब लगता है कि प्राचीन भारत की जो भव्यता थी उसके बाद कुछ नया बन रहा था। एक नया ताना बाना बुना जा रहा था समाज और राजनीति का। सही कहा। और ये सिर्फ प्राचीन और मध्यकाल के बीच का एक पुल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, एक विशिष्ट दौर है। और इसके चरित्र को लेकर, इसके नेचर को लेकर इतिहासकारों में काफी बहस रही है। और इसीलिए ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए समझना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास के तथ्य नहीं बल्कि इतिहास को कैसे देखा, कैसे लिखा जाता है, उसकी भी कहानी है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का जो आधार है वो है इग्नू का यूनिट 12, प्रारंभिक मध्यकालीन समाजों में संक्रमण, यानी ट्रांजिशन टू अर्ली मिडीवल सोसाइटीज। हाँ, ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ हमें उस संक्रमण काल को समझने में मदद करता है, बल्कि इतिहास लेखन, जिसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, और काल निर्धारण मतलब पीरियडाइजेशन, इनसे जुड़ी बहसों को भी सामने लाता है। और इस चर्चा के अंत तक उम्मीद है कि श्रोताओं को प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की जो जटिलताएं हैं, जो अलग-अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स रहे हैं, सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म पर जो बहस चली है। हाँ, वो सामंतवाद वाली बहस तो बहुत ही इंटेंस रही है। बिल्कुल। और साथ ही हम क्षेत्रीय उदाहरणों को भी देखेंगे, जैसे यादव और विट्ठल पंथ की जमीन पर चीजें कैसे घट रही थीं। हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को परत दर परत खोलें। तो आज का हमारा इरादा सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करना है कि इतिहास को कैसे समझा जाए, कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक सफर। चलिए। तो सबसे पहले यूनिट का जो परिचय है, सेक्शन 12.0 इंट्रोडक्शन, वो कुछ बुनियादी सवाल उठाता है, जैसे ये प्रारंभिक मध्यकालीन समाज आखिर है क्या। हाँ, और इतिहास लेखन और काल निर्धारण की जो समस्याएं हैं वो इससे कैसे जुड़ती हैं। मतलब ये प्रारंभिक मध्यकाल नाम की कैटेगरी होनी भी चाहिए या नहीं, क्यों होनी चाहिए। सही। तो यूनिट की संरचना भी इसी तरह की गई है। पहले परिचय, फिर विभिन्न दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव्स, फिर प्रारंभिक मध्यकालीन समाज की बात, फिर काल निर्धारण यानी पीरियडाइजेशन, और फिर राजनीति और समाज, जिसमें यादव की स्टडी है, और अंत में सारांश और शब्दावली। हाँ, हर खंड हमें इस विषय की गहरी समझ की तरफ ले जाता है। लक्ष्य यही है कि इस ऐतिहासिक संक्रमण की जो बारीकियां हैं, न्यूआंसेस हैं, उन्हें समझा जाए। तो चलिए पहले खंड पर आते हैं। सेक्शन 12.1 पर्सपेक्टिव्स यानी विभिन्न दृष्टिकोण। यहां बात होती है कि प्रारंभिक मध्यकाल को समझने के लिए कौन-कौन से मॉडल या नजरिए सामने आए हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो पुराने मॉडलों की बात करनी होगी, जिनसे हटकर नए विचार आए। इसमें सबसे मशहूर या शायद बदनाम कहना चाहिए, वो जेम्स मिल का काल विभाजन है। हाँ, जेम्स मिल, हिंदू, मुस्लिम और फिर आधुनिक यानी ब्रिटिश युग। जी, लेकिन इसकी तीखी आलोचना हुई है। एक तो इसमें सांप्रदायिक पुट है, कम्युनलिस्ट ओवरटोन्स है, और दूसरा ये किसी ठोस सामाजिक आर्थिक आधार पर टिका नहीं है। मतलब इसमें सामाजिक गठन, उत्पादन प्रणाली या जो लॉन्ग ड्यूरे वाली संरचनाएं होती हैं, उनका कोई विश्लेषण नहीं है। लॉन्ग ड्यूरे, ये शब्द थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये फ्रेंच एनाल स्कूल का कॉन्सेप्ट है। फर्डिनेंड ब्रॉडेल ने इसे पॉपुलर किया। इसका मतलब है समाज और अर्थव्यवस्था की वो गहरी संरचनाएं जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती हैं, धीरे धीरे बदलती हैं। मिल के विभाजन में इस तरह की गहरी समझ का अभाव था। अच्छा, लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी आलोचना के बावजूद राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी इसे काफी हद तक अपना लिया था। क्यों? हाँ, ये दिलचस्प है। शायद उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरतें थीं, एक अतीत को गढ़ने की जरूरत थी, और इसकी खामियों के बावजूद ये हमारे शिक्षा सिस्टम में काफी समय तक चलता रहा। जैसे तराइन की दूसरी लड़ाई 1192, उसे अक्सर एक निर्णायक मोड़ मान लिया जाता है, मुस्लिम शासन की शुरुआत। हाँ, जैसे वहीं से सब बदल गया। बिल्कुल। जबकि बदलाव की प्रक्रियाएं कहीं ज्यादा जटिल और लंबी होती हैं। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अक्सर एक मजबूत नौकरशाही वाले प्राचीन समाज की तस्वीर पेश करता था, अभिलेखों के आधार पर। लेकिन इसकी समस्या ये थी कि ये पतन या विकास को सिर्फ विजयों या राजवंशों के बदलने से जोड़कर देखता था। जो अंदरूनी स्ट्रक्चरल बदलाव थे, उनको नजरअंदाज कर देता था। तो मिल के बाद एक और मॉडल आता है,
एशियाई उत्पादन प्रणाली, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। AMP। हाँ, AMP ये कार्ल मार्क्स से जुड़ा विचार है, हालांकि उन्होंने खुद इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखा था और भारत के बारे में उनका ज्ञान भी सीमित था। इसका मूल विचार था कि पूर्व में, खासकर भारत में, एक प्राच्य निरंकुश शासक ओरिएंटल डिस्पॉट होता था और नीचे अपरिवर्तनशील अनचेंजिंग ग्रामीण समाज। राज्य ही जमीन का मालिक होता था और कोई मध्यवर्ती ताकतें नहीं होती थी। लेकिन ये तो काफी विवादास्पद रहा है, बहुत ज्यादा। डीडी कुसुम्बी जैसे प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी इसे भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना और खारिज कर दिया। हाल में कुछ कोशिशें हुई हैं इसे फिर से जीवित करने की, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसे भारतीय समाज की जटिलता को समझने में नाकाम मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये AMP मॉडल और राष्ट्रवादी मॉडल दोनों ही कहीं ना कहीं एक अपरिवर्तनशील स्टैटिक समाज की बात करते लगते हैं। हाँ, ये एक अजीब सी समानता है। दोनों ही उस दौर के बदलावों और गतिशीलता को पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। तो इन पुराने मॉडलों के बाद हाल के दृष्टिकोण क्या कहते हैं? पोस्ट AMP नेशनल पर्सपेक्टिव्स। देखिए, ज्यादातर विद्वान अब इस बात पर सहमत हैं कि पूर्व आधुनिक भारतीय समाज काफी हद तक नौकरशाही वाला, ब्यूरोक्रेटाइज्ड था। लेकिन असहमति इस बात पर है कि उसमें विखंडन या सेगमेंटेशन कितना था और एकात्मक प्रवृत्तियां या यूनिटरी टेंडेंसीज कितनी थीं। मतलब सेंट्रलाइजेशन बनाम फ्रैगमेंटेशन की बहस चलती रहती है। और इसी बहस के बीच एक बहुत प्रभावशाली मॉडल उभर कर आया, भारतीय सामंतवाद, इंडियन फ्यूडलिज्म। बिल्कुल। ये RS शर्मा और DD होसाम्बी जैसे इतिहासकारों से प्रमुख रूप से जुड़ा है। कोसाम्बी ने 1956 में लिखा और फिर शर्मा की 1965 की किताब इंडियन फ्यूडलिज्म मील का पत्थर मानी जाती है। ये थॉर्नर नाम के विद्वान की टिप्पणी का भी जवाब था कि भारत में सामंतवाद था या नहीं। तो इस मॉडल का मूल तर्क क्या है? ये कहता क्या है? इनका मूल तर्क ये है कि भारत में सामंतवाद एक केंद्रीकृत नौकरशाही साम्राज्य जैसे कि मौर्य साम्राज्य, हालांकि इस पर भी बहस है कि मौर्य कितने केंद्रीकृत थे, के पतन से उभरा। अच्छा, तो पहले एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी और उसके टूटने से सामंतवाद आया। हाँ, मॉडल के अनुसार पूर्व सामंती यानी प्री फ्यूडल दौर में कुछ विशेषताएं थीं। केंद्रीकृत शासन, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था, लंबी दूरी का व्यापार, अधिकारियों को नकद वेतन और राजा और किसान के बीच कोई सीधा मध्यस्थ नहीं। ठीक है, और फिर सामंती दौर में क्या बदला? सामंती दौर की विशेषताएं बताई गईं। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, एक पदानुक्रम या हायरार्की का उभरना, जैसे सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर। हाँ, ये शब्द सुनने में आते हैं, सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर। बिल्कुल। फिर भूमि आधारित मध्यस्थों का उदय हुआ, क्योंकि भूमि अनुदान यानी लैंड ग्रांट्स बहुत बढ़ गए। इसे लैंड ग्रांट इकोनॉमी भी कहा गया। इससे सामाजिक सत्ता का विघटन हुआ, कृषि संरचनाओं में बदलाव आए, ग्रामीणीकरण यानी रूरलाइजेशन हुआ, गांव ज्यादा आत्मनिर्भर या आइसोलेटेड हो गए। और शहरों का क्या हुआ? मॉडल के अनुसार शहरी पतन यानी अर्बन डीके हुआ, व्यापार घटा, मुद्रा का चलन कम हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, किसानों की स्थिति खराब हुई। उन्हें लगभग दास्ता, सर्फडम जैसी स्थिति में धकेल दिया गया। उनकी गतिहीनता बढ़ी, उनसे बेगार यानी फोर्स लेबर ली जाने लगी और राजस्व की दरें, टैक्स रेट्स बहुत ऊंची हो गईं। ये तो समाज में बहुत बड़े बदलावों की बात करता है। विकेंद्रीकरण, भूमि अनुदान, किसानों का शोषण, शहरी पतन, ये सब कीवर्ड्स हैं इस मॉडल के। हाँ, बिल्कुल। डिसेंट्रलाइजेशन, लैंड ग्रांट्स, हायरार्की, रूरलाइजेशन, अर्बन डीके, फोर्स्ड लेबर, हाई रेवेन्यू रेट्स, ये सब भारतीय सामंतवाद मॉडल के मुख्य तत्व हैं। लेकिन इस मॉडल की भी आलोचना हुई है। हाँ, जाहिर है। इसकी मुख्य आलोचना ये है कि ये यूरो केंद्रित है, यानी यूरोप के सामंतवाद के मॉडल को भारत पर थोपने की कोशिश करता है। दूसरी आलोचना ये है कि ये मानकर चलता है कि 4वीं सदी ईस्वी से पहले एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत एकात्मक साम्राज्य था, जो शायद हमेशा सच न हो। और तीसरी, ये मुख्य रूप से अभिलेखों, खासकर भूमि अनुदान के शिलालेखों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और पुरातात्विक साक्ष्य, खासकर हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन डेटा का अभाव है, जो हमें उस समय के समाज की पूरी तस्वीर दे सके। तो इस पे काफी बहस है। बहुत बहस है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आलोचनाओं के बावजूद ये भारत में समाज निर्माण की प्रक्रिया पर सबसे सुसंगत, सिस्टमैटिकली डेवलप्ड थ्योरेटिकल मॉडल्स में से एक रहा है। इसने चर्चा को एक दिशा दी। इसी बहस के दौर में एक और विचार आता है,
खंडीय राज्य या सेगमेंटरी स्टेट। हाँ, बर्टनस्टाइन का सेगमेंटरी स्टेट मॉडल, खासकर दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के संदर्भ में, ये भी सामंतवाद के साथ ही समकालीन बहस का एक प्रमुख वैचारिक योगदान था। ये राज्य को पूरी तरह केंद्रीकृत न मानकर कई खंडों या सेगमेंट्स का एक ढीला ढाला समूह मानता है, जहां केंद्र का वास्तविक नियंत्रण बाहरी इलाकों में कम होता जाता है। तो हमारे पास सामंतवाद मॉडल है, खंडीय राज्य मॉडल है, और फिर एक तीसरा प्रमुख दृष्टिकोण भी है। हाँ, जिसे एकीकृत या प्रक्रियात्मक मॉडल, इंटीग्रेटिव प्रोसेसुअल मॉडल कहा जाता है। इससे हरमनकुल के, बीडी चट्टोपाध्याय जैसे विद्वान जुड़े हैं, और बाद में बर्टनस्टाइन ने भी अपने विचारों में कुछ बदलाव के संकेत दिए थे। उन्होंने खंडीय राज्य, एकीकृत राज्य और प्रक्रियात्मक मॉडल को मिलाने की बात की थी। अच्छा, तो ये एकीकृत मॉडल क्या कहता है? ये सामंतवाद और खंडीय राज्य से कैसे अलग है? इसका मूल विचार यह है कि ये दौर पतन या विखंडन का नहीं, बल्कि एकीकरण या इंटीग्रेशन का था। इसमें पूर्व राज्य सत्ताओं, प्री स्टेट पॉलिटीज, का धीरे धीरे राज्य सत्ताओं, स्टेट पॉलिटीज में परिवर्तन हो रहा था। स्थानीय संरचनाएं, छोटे छोटे समूह बड़े राज्य तंत्र में एकीकृत हो रहे थे। ये एकीकरण कैसे हो रहा था? कौन सी प्रक्रियाएं चल रही थी? कई प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थीं। एक, कृषि समाज का विस्तार हो रहा था। जंगल साफ करके खेती योग्य जमीन बढ़ाई जा रही थी, और जनजातीय समूहों का कृषिकीकरण, पीजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइब्स हो रहा था। मतलब वो खेती अपनाने वाले किसान बन रहे थे। पीजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइब्स यानी जनजातियों का किसान बनना। हाँ। दूसरा, व्यापार नेटवर्क में सुधार हो रहा था, नए बाजार बन रहे थे। तीसरा, जाति व्यवस्था का विस्तार हो रहा था, नए समूह जाति संरचना में शामिल हो रहे थे। और चौथा, शासक वंशों का स्थानिक विस्तार हो रहा था, जिसे क्षत्रियकरण या राजपूतीकरण, क्षत्रियाइजेशन, राजपूताइजेशन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है। क्षत्रियकरण, राजपूतीकरण, ये शब्द फिर से आए? जी, मतलब जो स्थानीय योद्धा या शक्तिशाली समूह थे, वो खुद को पुराने क्षत्रिय वंशों से जोड़कर या राजपूत पहचान अपनाकर अपनी लेजिटिमेसी बढ़ा रहे थे। तो इस मॉडल का प्रभाव क्या था? ये राज्य संरचना को कैसे देखता है? ये मॉडल मानता है कि वंशाणुवादी केंद्र पर तो नौकरशाही नियंत्रण था, लेकिन राज्य का प्रभाव बाहरी इलाकों में एकीकरण के माध्यम से फैल रहा था। इसमें सामंतों, राजाओं, महामंडलेश्वरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन्हें सिर्फ विकेंद्रीकरण के एजेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एकीकरण की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाता है। जैसे बाद में हम देखेंगे कि यादवों के अधीन भोसले जैसे परिवार उभरते हैं। तो ये मॉडल समाज और राज्य के निर्माण को एक विकासवादी प्रक्रिया, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के रूप में देखता है, न कि सिर्फ पतन या बिखराव के रूप में। ये सामंतवाद और खंडीय मॉडल से काफी अलग नजरिया है। बिल्कुल, ये इंटीग्रेशन और प्रोसेस पर जोर देता है। ये तो हुए विभिन्न दृष्टिकोण। अब आते हैं यूनिट के अगले हिस्से पर, सेक्शन 12.2, अर्ली मिडीवल सोसाइटी, प्रारंभिक मध्यकालीन समाज। यहां फिर वही बुनियादी सवाल उठता है कि आखिर ये दौर, मान लीजिए 7वीं से 13वीं शताब्दी, ये पहले के दौर जैसे पहली दूसरी शताब्दी, या बाद के दौर जैसे 17वीं 18वीं शताब्दी से अलग क्यों है? हाँ, वो कौन सी प्रक्रियाएं थी, प्रोसेसेस थी, और उनके क्या परिणाम थे, आउटकम्स थे, जो इस दौर को विशिष्ट बनाते हैं। इसके लिए शायद पहले के प्रारंभिक ऐतिहासिक, अर्ली हिस्टोरिक चरण से तुलना करनी होगी। उस दौर की क्या विशेषताएं थीं? मोटा मोटा देखें तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में राज्य बनने लगे थे। संसाधन जुटाने और नियंत्रण करने के तरीके विकसित हुए, क्षेत्रीय राज्य उभरे, लंबी दूरी का व्यापार था, शहरीकरण हुआ, ग्राम समुदाय बने और वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर प्रारंभिक मध्यकाल को कैसे परिभाषित करें? यूनिट कहता है कि चुनौती दृष्टिकोण में निहित है। बिल्कुल, यहीं पर बीडी चट्टोपाध्याय का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है, जो एकीकृत मॉडल से जुड़ा है। हाँ, उन्होंने क्या कहा? चट्टोपाध्याय का मुख्य बिंदु है कि प्रारंभिक मध्यकाल को सिर्फ प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के पतन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन प्रक्रियाओं के एकीकरण और निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी के रूप में देखना चाहिए, जो पहले शुरू हो चुकी थी। एकीकरण और निरंतरता? हाँ, मतलब चीजें खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए रूप में ढल गई। हाँ, वो कहते हैं कि संक्रमण को किसी एक अखिल भारतीय व्यवस्था के संकट के रूप में देखने के बजाय
हमें क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर जो मौलिक आंदोलनों का पैमाना, स्केल ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट्स था, उसमें बदलाव के रूप में देखना चाहिए। यानी फोकस रीजनल और लोकल लेवल पे होना चाहिए। जी, इसीलिए वो सामंतवाद जैसे किसी एक अखिल भारतीय व्याख्या को अस्वीकार करते हैं और बहुकेंद्रित व्याख्याओं की संभावनाएं खोलते हैं। उन्होंने कौन से प्रमुख तत्व बताए जो इस दौर में विकसित हो रहे थे? उन्होंने 3 प्रमुख विकसित तत्वों पर जोर दिया। पहला, समाज का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सोसाइटी, भौगोलिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। दूसरा, जनजातियों का कृषिकरण, जिसे वो जनजाति से जाति, ट्राइब टू कास्ट का संक्रमण कहते हैं। और तीसरा, स्थानीय पंथों का विनियोग और एकीकरण, कल्ट अप्रोप्रिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी स्थानीय देवी देवताओं और पूजा पद्धतियों का बड़े धार्मिक तंत्र, खासकर ब्राह्मणवादी या पौराणिक हिंदू धर्म में शामिल होना। समाज का विस्तार, जनजाति से जाति और पंथों का एकीकरण। हाँ, और इन सब प्रक्रियाओं के चलते वो कहते हैं कि इस दौर में तीव्र क्षेत्रीय पहचानें बन रही थीं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तरों पर समाज निर्माण की प्रक्रियाएं चल रही थीं। तो यहाँ पर मुख्य मुद्दा सामंतवाद बनाम खंडीय राज्य का नहीं रह जाता, बल्कि ये बन जाता है कि हम काल निर्धारण या पीरियडाइजेशन को भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैसे समझते हैं और कैसे लागू करते हैं। बिल्कुल सही। और यही हमें यूनिट के अगले खंड सेक्शन 12.3 पीरियडाइजेशन, काल निर्धारण की ओर ले जाता है। हम कालों में बांटते क्यों हैं इतिहास को? जाहिर है, युगों या खंडों को बेहतर ढंग से समझने के लिए। हाँ, ताकि हम बदलाव और निरंतरता को पहचान सकें। लेकिन सवाल ये है कि भारत के संदर्भ में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक जैसी श्रेणियों को आखिर परिभाषित क्या करता है? What defines these categories? हमने जेम्स मिल की आलोचना तो देख ली कि उसकी श्रेणियां साम्राज्यवादी जरूरतों को पूरा करती थीं। लेकिन हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है कि हम अतीत की जटिलता को समझें ताकि वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ सकें। बिल्कुल। तो असली मुद्दा यह है कि वो अंतर्निहित रूप क्या है जो इन अवधियों को अलग करता है। जैसे प्रारंभिक ऐतिहासिक को प्रारंभिक मध्यकालीन से क्या चीज अलग बनाती है, या प्रारंभिक मध्यकालीन को मध्यकालीन से। और इसी अंतर्निहित रूप को लेकर बहस है। कोई कहता है सामंती था, कोई कहता है गैर सामंती, कोई अर्ध सामंती। हाँ, और समस्या अक्सर शुरुआती बिंदु यानी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल को परिभाषित करने में भी होती है। क्या वो एक क्लासिकल युग था, एक स्वर्ण युग जैसा कि राष्ट्रवादी इतिहासकार मानते थे, या कुछ और? उसे रोमांटिक नजरिए से देखा जाता है। एक खतरा यह भी है कि हम इतिहास को सिर्फ परिणाम, आउटकम के आधार पर परिभाषित कर देते हैं। समाज सामंती था या एकीकृत था या खंडीय था या पितृसत्तात्मक नौकरशाही वाला था, और इस चक्कर में उस प्रक्रिया, प्रोसेस को अनदेखा कर देते हैं जिससे वो परिणाम निकला। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। प्रक्रिया को समझना शायद परिणाम को लेबल करने से ज्यादा जरूरी है। तो यूनिट एक दृष्टिकोण सुझाता है कि हमें किसी दिए गए समय बिंदु पर चल रही प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के परिणाम दोनों को देखना चाहिए। हाँ, और अगर इस नजरिए से देखें तो प्रारंभिक मध्यकाल में कौन से तत्व थे जो समेकित हो रहे थे, कंसोलिडेट हो रहे थे? यूनिट 3 मुख्य चीजों पर जोर देता है। पहला, क्षेत्रों का आकार लेना, शेपिंग ऑफ रीजन्स, मतलब अलग अलग क्षेत्रीय पहचानें, भाषाएं, संस्कृतियां उभर रही थीं। दूसरा, पंथों का उदय और राजनीति से उनका संबंध, इमर्जेंस ऑफ कल्ट्स एंड इट्स रिलेशनशिप्स विद द पॉलिटी। जैसे हमने चट्टोपाध्याय के संदर्भ में बात की, स्थानीय पंथों का राजकीय संरक्षण मिलना और उनका महत्व बढ़ना। और तीसरा, राज्यों का प्रसार, प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्य निर्माण की प्रक्रिया तेज हो रही थी और कई नए नए राज्य उभर रहे थे। बिल्कुल, क्षेत्रों का बनना, पंथों का राजनीति से जुड़ना और राज्यों का फैलना, ये 3 प्रक्रियाएं इस दौर को परिभाषित करने में मदद करती हैं। अब ये राज्य और समाज सामंती थे या इनमें स्वतंत्र किसान थे, ये उस विशेष क्षेत्र के साक्ष्य पर निर्भर करेगा। कोई एक लेबल शायद पूरे भारत पर लागू न हो। सही बात है। और इसी प्रक्रिया को समझने के लिए यूनिट एक बेहतरीन केस स्टडी प्रस्तुत करता है देवगिरी के यादव और विट्ठल पंथ की। ये सेक्शन 12.4 पॉलिटी एंड सोसाइटी है। हाँ, यादवों का उदाहरण ये कैसे दिखाता है इस प्रक्रिया को? देखिए, यादव वंश ने लगभग 8वीं से 13वीं-14वीं शताब्दी तक दक्कन के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। उनका उदय और विकास प्रारंभिक मध्ययुगीन व्यवस्था का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे राजनीति का समेकन,
एक स्थानीय शायद लोक या जनजातीय पंथ विट्ठल पंथ का एक पूर्ण संस्कृत निष्ठ देवता में विकास और समाज का विकास, ये सब प्रक्रियाएं एक साथ एक दूसरे से जुड़कर हो रही थी। विट्ठल पंथ ये पंढरपुर से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। इसका केंद्र पंढरपुर कस्बा है जो महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे स्थित है। आज भी ये महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो यूनिट इसके विकास को कैसे ट्रेस करता है? पंढरपुर का विकास कैसे हुआ? यूनिट पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर पंढरपुर के विकास के चरण बताता है। सबसे पुराना संदर्भ 6ठी शताब्दी ईस्वी का मिलता है, एक राष्ट्रकूट अनुदान में। उसमें इसे पांडारंगपल्ली कहा गया है। पल्ली मतलब छोटी बस्ती या गांव। पांडारंगपल्ली यानी 6ठी सदी में ये एक छोटा सा गांव था। हाँ, उस अनुदान में लिखा है कि आनेवारी काला कंडक दुद्दपल्ली गांव के साथ पांडारंगपल्ली भी जैदविठ नाम के ब्राह्मण को दिया गया। अनुदान का लेखक खुद को पंडर द्रिसेन यानी पंडारा पहाड़ी का स्वामी कहता है। अच्छा, पहाड़ी का स्वामी, ये विट्ठल से जुड़ा हो सकता है? संभव है, लेकिन निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। फिर 9वीं शताब्दी के अमोघ वर्ष के अनुदान में भी इसका उल्लेख है, लेकिन पहला निर्णायक मोड़ आता है 1189 ईस्वी में यादव शासक भिल्लम पंचम के समय का एक शिलालेख। 1189 ईस्वी, इसमें क्या खास है? इसमें पहली बार पंढरपुर में एक लहान मधु यानी छोटे मंदिर या देवालय बनाने का जिक्र है, जिसे महाजनों, दंडनायक आदि ने मिलकर बनवाया था। ये पहला संदर्भ है जो स्थान को किसी धार्मिक संरचना से जोड़ता है। इसी शिलालेख में विट्ठल देवनायक नाम के व्यक्ति का भी उल्लेख है, जिससे लगता है कि विट्ठल नाम अब समाज में प्रचलित हो रहा था। तो 12वीं सदी के अंत तक एक छोटा मंदिर बन चुका था। हाँ, और एक और समकालीन शिलालेख AI 1885 में मल्ली सिट्टी नामक व्यक्ति द्वारा पौंडरिका क्षेत्र में अनुदान देने का जिक्र है। अब देखिए, पल्ली यानी गांव से ये क्षेत्र पवित्र स्थान इलाका बन गया। पल्ली से क्षेत्र विकास हो रहा है। बिल्कुल। और अगले 50 सालों में 1237 ईस्वी के आसपास एक होयसल शिलालेख मिलता है। इसमें पंढरपुर को महाग्राम यानी बड़ा गांव कहा गया है, और इसमें विट्ठल मंदिर की सेवाओं, जिन्हें अंग रंग भोग कहते हैं, और एक शिव मंदिर के लिए भी अनुदान का उल्लेख है। महाग्राम तो अभी एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था। हाँ, और विकास यही नहीं रुका। अगले 50-75 सालों में 13वीं सदी के उत्तरार्ध में एक 84 अनुदान मिलता है, जिसमें इसे पुर कहा गया है। पुर मतलब नगर या शहरी केंद्र। पल्ली से क्षेत्र, क्षेत्र से महाग्राम और महाग्राम से पुर, ये तो काफी तेजी से विकास हुआ, खासकर 12वीं-13वीं शताब्दी में। बहुत तेजी से। 14वीं सदी के अनुदानों में भी इसे पुर ही कहा गया है। तो ये बस्ती का विकास था। अब देवता के विकास को देखें। हाँ, विट्ठल देवता का विकास कैसे हुआ? यूनिट इसे भी चरणों में देखता है, खासकर पुरालेखीय साक्ष्यों के आधार पर। पहला चरण लगभग 516 से 1188 ईस्वी तक। इस दौरान पंढरपुर, पल्ली का जिक्र तो है, लेकिन विट्ठल देवता के अस्तित्व का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। हाँ, वो पहाड़ी का स्वामी वाला अस्पष्ट संदर्भ जरूर है। शायद कोई स्थानीय पूजा केंद्र रहा हो। ठीक है। दूसरा चरण शुरू होता है 12वीं सदी के अंत में, भिल्लम पंचम के समय से। 1189 का शिलालेख, जैसा हमने देखा, विट्ठल देवता और छोटे मंदिर का पहला ठोस संदर्भ देता है। विट्ठल देवनायक नाम से ये भी लगता है कि देवता का नाम समाज में फैल रहा था। तीसरा चरण आता है लगभग 1237 ईस्वी के आसपास, होयसल काल में, जब पल्ली महाग्राम बन गया। अब विट्ठल मंदिर की नियमित सेवाओं, अंग रंग भोग के लिए अनुदान दिए जाने लगे। यानी देवता का भाग्य बस्ती की स्थिति के साथ बदल रहा था। दोनों साथ साथ महत्वपूर्ण हो रहे थे। और चौथा चरण है 1273-1277 ईस्वी के आसपास, यादवों के समय में, जब पंढरपुर पुर बन गया। और इसी समय जो पहले छोटा मंदिर था, उसे यादवों के संरक्षण में एक बड़े मंदिर में बदला गया या उसका विस्तार किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला मंदिर बनने के 100 साल से भी कम समय में यादवों ने इसे एक प्रमुख केंद्र बना दिया। तो यादवों की भूमिका बहुत निर्णायक रही। बिल्कुल। यादव, जैसा मैंने कहा, 9वीं से 13वीं में 14वीं शताब्दी तक दक्कन पर शासन कर रहे थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था और कई प्रशासनिक इकाइयों
जिन्हें देश कहा जाता था, में बटावा था, जैसे सेउन देश, कुंतल देश, करहाटक देश, मान देश, आम्र देश, चाहण देश, केज देश, औसा देश, उदगीर देश, कई सारे देश थे। सेऊन देश, कुंतल देश, करहाटक देश, ये सब यादवों के अधीन थे। हाँ, अब देखिए, जिस इलाके में पंढरपुर है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड जोन है। कृषि के लिहाज से ये बहुत उपजाऊ नहीं माना जाता, मार्जिनल इलाका था। और दिलचस्प बात यह है कि 8वीं से 13वीं सदी के बीच इस खास इलाके में भूमि अनुदान के उदाहरण भी कम मिलते हैं बाकी क्षेत्रों की तुलना में। तो फिर ये इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? यादवों ने इसमें इतनी रुचि क्यों ली? यही तो रणनीति थी। यादवों ने देखा कि ये इलाका भले ही कृषि रूप से मार्जिनल हो, लेकिन यहाँ मंदिरों का एक नेटवर्क बन रहा था। पुलुंज, वेलापुर और पंढरपुर, इन मंदिरों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सकता था, संसाधन जुटाए जा सकते थे। तो जो इलाका कृषि रूप से मार्जिनल था, वो मंदिरों के नेटवर्क के जरिए राजनीतिक और सामाजिक रूप से सेंट्रल बन गया। यादवों के लिए इस क्षेत्र को नियंत्रित करना और एकीकृत करना महत्वपूर्ण था। तो उन्होंने स्थानीय मंदिरों को संरक्षण देकर इन नए जीते गए या विविध क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में इंटीग्रेट करने की कोशिश की। बिल्कुल, ये एक पारस्परिक रिश्ता था। शासक स्थानीय पंथों और मंदिरों को संरक्षण देते थे और बदले में उन्हें स्थानीय समाज में वैधता, लेजिटिमेसी मिलती थी। पंढरपुर में उनका हस्तक्षेप कैसे हुआ? क्या उन्होंने सीधे मंदिर बनवाया? प्रक्रिया धीरे धीरे हुई। जैसा हमने देखा, पहला छोटा मंदिर 1189 ईस्वी शायद यादवों के स्थानीय सामंतों या अधिकारियों ने बनवाया था। फिर 13वीं सदी के मध्य में होयसल राजा ने अनुदान दिया, लेकिन मंदिर का बड़ा विस्तार और उसे प्रमुखता दिलाने का काम 13वीं सदी के अंत में यादवों ने ही शुरू किया। कैसे? पहले यादव अधिकारी हेमाद्री पंडित के कर्णाधिप लेखा विभाग प्रमुख ने दान दिया। इसके बाद दानों की जैसे बाढ़ आ गई और फिर अंत में यादव राजा रामचंद्र देव ने खुद बड़ा दान दिया और पंडरी फड़ प्रमुख यानी पंढरपुर की सभा के प्रमुख की उपाधि धारण की। ये दिखाता है कि कैसे राज्य ने धीरे धीरे इस पंथ को पूरी तरह अपना लिया और उसे राजकीय संरक्षण का केंद्र बना दिया। तो यादव इस पंथ केंद्र की प्रमुखता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। हाँ, कह सकते हैं। उनके संरक्षण ने इसे दक्कन के प्रमुख भक्ति केंद्रों में से एक बना दिया। ये पूरी कहानी, पंढरपुर का विकास, विट्ठल पंथ का उभरना और यादवों की भूमिका, ये उस एकीकृत मॉडल से कैसे जुड़ती है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे? ये इसका एक सटीक उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे पूर्व राज्य सत्ताओं से राज्य सत्ताओं में परिवर्तन हो रहा था, कैसे स्थानीय संरचनाओं जैसे विट्ठल पंथ का एकीकरण हो रहा था। इसके साथ साथ कृषिकरण, उस इलाके में कृषि का विस्तार हुआ होगा। व्यापार नेटवर्क, पंढरपुर एक व्यापार मार्ग पर भी था। जाति विस्तार, वारकरी संप्रदाय ने विभिन्न जातियों को जोड़ा। और क्षत्रियकरण, राजपूतीकरण, यादव खुद को यदुवंशी क्षत्रिय कहते थे, जैसी प्रक्रियाएं भी चल रही थीं। और यादवों का वंशवादी केंद्र देवगिरी में था, लेकिन उन्होंने एकीकरण के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया, जिसमें पंढरपुर जैसे पंथ केंद्र और स्थानीय सामंतों की भूमिका थी। बिल्कुल, जैसे बाद में शिवाजी के समय हम देखते हैं, भोसले परिवार भी इसी क्षेत्र से जुड़े थे और यादवों के अधीन रहे थे। हालांकि शिवाजी के समय तक पंढरपुर का राजनीतिक महत्व शायद उतना नहीं रहा था जितना यादव काल में था, लेकिन सांस्कृतिक महत्व बना रहा। तो ये राज्य द्वारा संरक्षण देने की परंपरा आगे भी चलती रही। हाँ, बिल्कुल। बाद के शासकों ने भी यादवों और शिवाजी का अनुकरण किया। जैसे 18वीं सदी में पेशवाओं ने गणपति के केंद्रों को बहुत दान दिया। और अंग्रेजों ने भी 19वीं शताब्दी में जब उन्होंने पेशवाओं को हराया तो उन्होंने स्थिरता बनाए रखने के लिए कई मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को दिए जाने वाले पुराने अनुदानों को जारी रखा, बल्कि रिन्यू भी किया। पुणे के कलेक्टर H.D. रॉबर्टसन का उदाहरण दिया जाता है। रॉबर्टसन, उन्होंने क्या किया? जब ब्रिटिश सरकार ने खर्च बचाने के लिए इन अनुदानों को बंद करने का सोचा, तो रॉबर्टसन ने इसका विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि पार्वती मंदिर जैसे स्थानों पर पूजा और भत्ते जारी रखने से स्थिरता बनी रहेगी और बाजीराव के समर्थकों को दोबारा संगठित होने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये पैसा बचाना नहीं बल्कि बुद्धिमानी से खर्च करना है। अच्छा। तो ये परंपराएं सत्ता बदलने के बाद भी चलती रहीं क्योंकि उनका सामाजिक और राजनीतिक महत्व था। बिल्कुल। ये यादव और विट्ठल पंथ की केस स्टडी तो वाकई बहुत कुछ सिखाती है प्रारंभिक मध्यकालीन समाज और राजनीति के बारे में। हाँ, ये दिखाती है कि चीजें कितनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई थी। तो अब हम आते हैं यूनिट के अंत की ओर, सेक्शन 12.5 समरी, सारांश। हाँ,
तो यूनिट का सार यही है कि प्रारंभिक मध्यकाल एक समस्याग्रस्त श्रेणी बनी हुई है, प्रॉब्लमैटिक कैटेगरी है। और मुख्य सीख क्या है? व्हाट आर द की टेकअवेज? पहली सीख ये है कि हमें इस दौर को केवल एक प्रस्थान या पतन के रूप में देखने से बचना चाहिए। ये पहले यानी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की प्रक्रियाओं के समेकन और रूपांतरण का भी दौर था। दूसरी सीख? दूसरी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में समाज और राज्य की प्रकृति के बारे में कोई एक अखिल भारतीय सामान्यीकरण, पैन इंडियन जनरलाइजेशन करना शायद ठीक नहीं है और नहीं वांछनीय है। इसके बजाय हमें क्षेत्रीय पहचानों के आकार लेने, शेपिंग ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज और पंथ आधारित राजनीति और समाज के उदय, राइज ऑफ कल्ट बेस्ड पॉलिटी एंड सोसाइटी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और एक सावधानी नहीं बरतनी है। हाँ, कि मेटा सामान्यीकरण यानी बड़े बड़े सिद्धांत या लेबल हमेशा भारित श्रेणियां होती हैं। उन्हें बहुत सावधानी से क्षेत्रीय और स्थानिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ही लागू करना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद यूनिट में शब्दावली ग्लॉसरी है, जिसमें लॉन्ग ड्यूरे और पेजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइब्स जैसे शब्दों को समझाया गया है, जिनकी बात हम कर चुके हैं। हाँ, लॉन्ग ड्यूरे यानी दीर्घकालिक संरचनाएं और पेजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइब्स यानी जनजातियों का कृषिकरण या किसान बनना। और अंत में अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। जी, पहला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्ययुगीन समाज पर बहस के आसपास के विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करें। और दूसरा, प्रारंभिक मध्ययुगीन समाज को भारतीय इतिहास के विकास में एक विशिष्ट चरण के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए। ये दोनों ही सवाल इस पूरी चर्चा का सार प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद अगर हम मुख्य बातों को फिर से दोहराएं तो क्या होंगी? हाँ, जरूर। पहली बात, प्रारंभिक मध्यकाल सिर्फ एक अंधकार युग या पतन नहीं था, बल्कि ये क्षेत्रीय पहचानों और प्रक्रियाओं के समेकन। दूसरी बात, इतिहास को सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसे सरल विभाजनों में देखना जैसा मिल ने किया, वो अपर्याप्त और भ्रामक है। पीरियडाइजेशन सामाजिक आर्थिक संरचनाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक विकास पर आधारित होना चाहिए। तीसरी, राष्ट्रवादी और एएमपी जैसे पुराने मॉडल भारतीय समाज की जटिलता और परिवर्तनशीलता को समझने में असफल रहे। चौथी, सामंतवाद या फ्यूडलिज्म मॉडल, खासकर आर.एस. शर्मा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन इसकी सीमाओं और इसकी यूरोसेंट्रिक होने की संभावना को समझना जरूरी है। पांचवीं, एकीकरण या इंटीग्रेटिव मॉडल, जो कुलके और चट्टोपाध्याय जैसे विद्वानों से जुड़ा है, वो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय, कृषि विस्तार यानी पेजेंटाइजेशन और पंथों के एकीकरण यानी कल्ट इंटीग्रेशन जैसी प्रक्रियाओं पर ज्यादा जोर देता है। और 6वीं शताब्दी यादव और विट्ठल पंथ का उदाहरण दिखाता है कि कैसे राजनीतिक शक्ति, पॉलिटी, समाज, सोसाइटी और धर्म, रिलीजन प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और साथ साथ विकसित हुए। राज्य ने स्थानीय पंथों को संरक्षण देकर वैधता, लेजिटिमेसी हासिल की और एकीकरण को बढ़ावा दिया। हाँ, और पंढरपुर का विकास, पल्ली से पुर तक का सफर और विट्ठल मंदिर का निर्माण इस प्रक्रिया का जीता जागता उदाहरण है। पल्ली से पुर तक ये समझना यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारतीय इतिहास की निरंतरता और परिवर्तन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज दोनों को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, सिर्फ तथ्यों को रटना काफी नहीं है, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों, पर्सपेक्टिव्स और बहसों, डिबेट्स को समझना जरूरी है। प्रारंभिक मध्यकाल को समझना प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बीच की अहम कड़ी को जोड़ता है। तुम्हारी श्रोताओं से यही गुजारिश है कि इस जानकारी को बार बार सुने, नोट्स बनाएं। ये न केवल परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि भारत के जटिल अतीत और उससे जुड़े वर्तमान को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। सोचिए, सवाल कीजिए और अपनी समझ को गहरा कीजिए। बिल्कुल। और अंत में वो एक सोचने वाली बात, क्या इतिहास को इन निश्चित कालों या लेबल में बांटना ज्यादा जरूरी है, या उन निरंतर चलती प्रक्रियाओं को समझना जो समाज को आकार देती रहती हैं, चाहे हम उन्हें किसी भी काल का नाम दें? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। शायद प्रक्रियाओं पर ध्यान देना हमें इतिहास की ज्यादा गहरी और सच्ची समझ दे सकता है। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा इग्नू यूनिट 12, प्रारंभिक मध्यकालीन समाजों में संक्रमण पर। उम्मीद है ये सभी सुनने वालों के लिए, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। उम्मीद तो यही है। अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने सवाल और विचार नीचे कमेंट में लिखें, और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रहें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।